नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद रज़ा, आप देख रहे हैं बिहार राइटर। अभी मैं चैनपुर विधानसभा के उस जगह मौजूद हूं जो जगह पाढ़ी के नाम से जानी जाती है, और ये जगह यूपी बिहार की सीमा पर अवस्थित है। और ये हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर कहे जाते हैं, अशोक उपाध्याय, जो इनका मूल गाँव है और यहाँ के निवासी हैं। अभी चर्चा ये है कि महागठबंधन से ये चैनपुर के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये अगर प्रत्याशी इनको बनाया जाता है तो इनका क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे को लेकर के चैनपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी जो वर्तमान मंत्री मोहम्मद जमा खां, जो यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनका दावा ये है कि हमने चैनपुर की सारी समस्याओं का निदान कर दिया है और समस्या नाम की चीज़ नहीं है। तो आखिर ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत बिहार राइटर में स्वागत है। धन्यवाद। आपको बिहार राइटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आप समय दिए हमारे लिए। अभी जैसे कि चर्चा है कि कांग्रेस की तरफ से आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया जा सकता है और आपने लगभग अपनी तैयारी भी कर ली है, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आप इस चुनाव जो आसन चुनाव है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। अरशद भाई, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, उस टाइम लगा कि हमको टिकट मिल जाएगा। उस टाइम भी मैं दावेदार था, लेकिन किसी राजनीतिक कारण से मेरा टिकट कट गया, वो भी लास्ट टाइम में कटा था। और उस टाइम से लेकर के अब तक मैं मतलब 1988 से लेकर आज तक कांग्रेस से तो जुड़ा ही हूँ। लेकिन पिछले 5 साल में जब टिकट कटा तो मुझे लगा कि मैं परिश्रम करूँगा तो हो सकता है कि आगे अगर कांग्रेस का भविष्य रहेगा तो मुझको टिकट मिल सकता है। और मैं पिछले 5 साल से चैनपुर का स्थानीय निवासी होने की वजह से चैनपुर की समस्याओं को देखते हुए हमने चैनपुर के लिए राजनीति शुरू करी है। अगर महागठबंधन कांग्रेस को सीट देती है तो उसमें मैं दावेदार रहूँगा, ये मुझे उम्मीद है। जैसा कि अभी चर्चा है कि पूर्व मंत्री राजद ज्वाइन करके और इस क्षेत्र से प्रत्याशी हो सकते हैं, वो चाय पर चर्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हो सकता है उनकी कोई बात हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन इस बार अपने ही कैंडिडेट जो मेहनत किया हुआ है, आयातित लोगों को नहीं रखेगी, ये मुझे विश्वास है। बिहार में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी लंबा माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि चैनपुर विधानसभा बहुत बड़ा है, करीब 150 किलोमीटर में है, 49 पंचायत है। हर जगह की समस्या, हर ब्लॉक की समस्या अलग अलग है। बड़ी चीज़ ये है कि इस टाइम लाइन की समस्याएं तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमको देखने में आ रहा है कि नल जल की समस्या है। सरकार पूरी तरह, जनता पूरी तरह से लाइन पर डिपेंड है। लाइट रहेगी तो नल जल रहेगा, नल जल जब पावर ही नहीं रहेगा तो नल जल चलेगा कैसे। अच्छा, यहाँ की स्थिति है कि हर जगह नल जल टूटे हुए हैं। सरकार ने नल जल योजना तो लाया, लेकिन उसमें उनको कम से कम एक गांव में 20 कल देना चाहिए था कि वो अल्टरनेट उसके लिए विकल्प रहता। और इसमें अगर हर ब्लॉक का अलग अलग समस्या है तो उसमें एक ब्लॉक है अधौरा, उसमें तो समस्या है। वहाँ कोई भी नेता जाता है सिर्फ वोट मांगने के लिए जाता है, और वहाँ की जनता इतनी भोली भाली है कि लोगों के लुभावने वादे में आ जाते हैं। और जो लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद पटना जाते हैं और वो 5 साल के बाद आते हैं। केवल द्वार करने से किसी का समस्या हल नहीं होगा। समस्याओं का समाधान तब होगा जब उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे। मतलब ये बनता है कि कोई भी विधायक अगर चुनाव जीतता है तो उसको उनकी समस्याओं के लिए उनके घर जाना चाहिए। लोग बस निमंत्रण में जाते हैं या किसी के बुलावे पर जाते हैं, शेष समस्याओं का लेना देना कुछ नहीं रहता है। किसी भी नेता का एक पीए होता होगा, वो केवल उनकी समस्याएं नोट कर लेता है और उसको कूड़ेदान में डाल देता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि लोगों से अनुरोध है, अब तो मान लीजिए चुनाव आ गया, वो अनुरोध करके क्या करेंगे। जो चुनाव लड़ेगा, जो जीतेगा, उसके लिए मैं कहूँगा, मैं खुद दावेदार हूँ। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में टिकट देती है तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, और मैं उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हूँ, कटिबद्ध हूँ कि उनकी समस्याएं जो हैं, बेसिक समस्याएं हैं, विधवा, विकलांग। अब तो भाई पहले मिलता था 400, ठीक है 1100 रुपया मिलेगा, अलग है, लेकिन वो 400 रुपये के लिए मोहताज है। उनके पास
बूढ़े 80 साल के कई लोग मिले हैं, 70 साल 80 साल के हैं, उनको कभी आज तक विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन मिला ही नहीं। जो लोग हैं जो उस योग्य हैं मिला ही नहीं है। विकलांग है, घर में पड़े हुए हैं, उनका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है। अभी कृषि का समय है, धान की बुआई के बाद रोपनी शुरू हो चुकी है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी खेतों को जो है पानी नहीं मिल पाया, क्या करें? जी, यहाँ पर हम जहाँ हैं वो सिंचित जगह तो है, इसलिए कि हमारी जो नहर है वो उत्तर प्रदेश से आती है। हम उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश शुरू होता है। ये नहर तो जाती है, ठीक है, ये रामगढ़ तक जाती है। हमारी समस्या है यहीं से ठीक थोड़ी दूर पर जाएंगे, भीतरी कोड़र पड़ता है, वहाँ बहुत समस्या है। यहीं से थोड़ी दूर आप चैनपुर के आगे चले जाएंगे, ब्यूर है, फकराबाद है, वहाँ जाएंगे तो सारे जितने नेता हैं, विधायक हैं, वो लोग ये तो कहते हैं कि मैं आपकी समस्या विधायक होने के बाद समाधान कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। बस अगली बार जाते हैं तो मुक्की खानी पड़ती है। खेतों को पानी क्यों नहीं पहुँच रहा है? पानी रहे तब पहुँचे। हम कह रहे हैं कि आजकल लोग थोड़े लोग जो सक्षम है वो लोग डिपेंड। गाड़ी चल जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री भी आए थे, दुर्गावती जलाशय और कई डैमों का निरीक्षण भी किया था और कहा था कि कैमूरी और खास करके चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में पानी का हम जाल बिछा देंगे ताकि यहाँ की फसल जो है बिहार में नंबर 1 हो, चूँकि ये धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे जानने में तीसरी बार आए हैं। इससे पहले भी 2 बार मुंडेश्वरी में आए हैं। वहाँ पहले तो जनता से मिलने नहीं दिया गया। जनता से मिलते तो जनता अपनी समस्या कहती, और आते हैं मुंडेश्वरी माँ का दर्शन करते हैं, कुछ लोगों चुनित लोगों के यहाँ बैठते हैं, उसके बाद वो चले। हाँ, एक चीज़ है कि मुख्यमंत्री जब आते हैं तो मतलब रोडों का नवीनीकरण हो जाता है, लेकिन उतने दूर होता है जितनी दूर उनको रहना होता है। और मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो लाइन उस टाइम 24 घंटे रहती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो लाइट की है, कॉमर्शियल लाइट कम से कम 12 से 15 घंटे रहना चाहिए, जो कि सिर्फ 7 घंटे। ये वही सरकार है जो लोभ देती थी, 50 किलो की बोरी यूरिया की अब 45 किलो देती है, टैक्स बढ़ा दी। सरकार जब से आई है तब से किसान तो दुखी है। अपनी कुछ लोग हैं चुने हुए लोग जो कि मान लीजिए अपना मोटर मशीन रखे हैं, उनसे उनका काम चल जाता है, लेकिन वो व्यक्तिगत किसी का होता है। हम बिहार नहीं सिर्फ कैमूर की बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में क्राइम काफ़ी बढ़ा है। जी हाँ, हाल के दिनों में आप कैमूर का छोड़ दीजिए, पूरे बिहार का ले लीजिए। पूरे बिहार का डाटा अगर देखेंगे तो ये जो जंगल राज है, ये मंगल राज कहते थे। वो बिहार में बर्बादे बा, नीतीश सरकार बा। कहा जाता था कि इससे पहले जो लालू सरकार थी उनका जंगल राज था। आज आप किस दृष्टि से देखते हैं? अब उसी का पैमाना अगर दोनों नाप लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जितना लालू जी का कुछ दिनों में हुआ होगा, हो सकता है उस टाइम उससे ज़्यादा तो ये अकेले कर दिए पिछले साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर। इतनी तो बिहार की दुर्दशा कभी थी ही नहीं जितना केवल साल भर में हुआ है। आम लोगों की शिकायत ये है कि चाहे आप ब्लॉक दफ्तर में चल जाएं, अंचल कार्यालय में चल जाएं, बिना रिश्वत का काम नहीं होता। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप इसी को किस तरह से हल करेंगे? जी, ये तो समस्याएं इस सरकार में बढ़ी है भाई। आप कहीं भी चले जाइए, वो चाहे ब्लॉक हो चाहे थाना हो, कॉमर्शियल हो गया है। यहाँ नेताओं का कोई मतलब नहीं है, उसमें नेताओं का भी दोष है। लेकिन जिसका होगा मैं नहीं कहता, लेकिन अगर मैं विधायक बनता हूँ तो ब्लॉक और थाना बेसिक जो जगह है जहाँ की लोगों की समस्याएं हल होती है, उस समस्याओं को सुधारने के लिए मैं पूरी तरह से कटिबद्ध, पूरी तरह से प्रयास। बिहार की विपक्षी पार्टी जिसमें आपकी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण काम चल रहा है उसको आप लोगों ने वोटबंदी का नाम दिया है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी महागठबंधन ने जो भी प्रयास किया है उसका वोटबंदी इसलिए कहेंगे कि पिछली बार जो हुआ था उसमें 2 साल लगा था, और ये मात्र 20 दिन में कैसे पूरा कर लेंगे। अभी भी जानते हैं कि बिहार बेरोजगारों का प्रांत है। यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि लोग जाकर के उसी गुजरात में जाकर के नौकरी करते हैं। उनको आने जाने के लिए पैसा मिलेगा तब वो अपना वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वाएंगे। उनको नाम जुड़वाने में क्या दिक्कत आ रही है? वो इसलिए कि 20 दिन का समय है। वो कितने लोग अभी थोड़ी दिन के गए हों, कितने लोगों की कंपनी छुट्टी नहीं देती है,
या तो साजिश के साथ तहत है कि ठीक है जी, ज़्यादातर गुजरात गए हैं या इनकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ प्राइवेट कंपनियों में छुट्टी नहीं मिलती है कि वो आकर के अपना काम करा, उनको पैसा मिलेगा तब आएंगे, पैसे रोक रखे हैं, इस वजह से वो लोग इसी तरह कम से कम मुझे लगता है कि 8 करोड़ में 1.5 करोड़ ऐसे 2 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो कि वो इस बार वोट से छट जाएँ। निर्वाचन आयोग और खास करके बीजेपी पार्टी उसका आरोप है कि ये जिन 1.5 करोड़ का अपने दावा कर रहे हैं वो तो बांग्लादेशी और म्यांमार से लोग आए हैं। निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं किसी पार्टी से प्रभावित है। निर्वाचन आयोग वही करती है जो कोई पार्टी बोलती है। और निर्वाचन अगर देखिए, इससे पहले भी काफ़ी टीएन सेशन थे जिनको कि चुनाव आयोग के अधिकारी के नाम से जाना, तो उसके बाद तो अब तो अगर पूछेंगे नाम तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको नहीं लगा क्योंकि आपका वोट बैंक जो दरक रहा है इसलिए आप हल्ला हंगामा कर रहे हैं? हल्ला हंगामा हमने तो किया है, उतना बड़ा तो हंगामा कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस हंगामे का कोई मतलब निकलता है तो उसको उस पर विचार करना चाहिए। सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। 2 फार्म मिलता है, 1 फार्म देती है जनता यहाँ लोगों को, एक फार्म का क्या मतलब है, कोई पावती नहीं देती है। अब वो किसको वैध किसको अवैध करेगी वो तो सरकार जानेगी, वो तो चुनाव आयोग जानेगा। अब तो यूपी बिहार की सीमा पर हैं, दोनों में क्या अंतर देखते हैं यूपी और बिहार में विकास के पैमाने पे? दोनों सगे भाई हैं उस मामले में, दोनों सगे भाई हैं उस मामले में। इसलिए कि हमारा जो पंचायत है ना, यहाँ पर वो जो सरकार अभी बिहार में है, उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ चुनाव आया था, मुखिया था, वो महिला नागरिक थी, महिला थी, बेटी थी उत्तर प्रदेश की, पता नहीं किसी कारण से उसका कैंसिल हो गया था, इसलिए वो यूपी की थी। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस क्षेत्र से 3 मंत्री हुए हैं और ये तीनों का दावा है कि हमने चैनपुर में विकास की बयार को बढ़ाई है, फिर भी समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं, ऐसा क्यों? अगर एक लोग काम करते तो समस्या आती ही नहीं। काम तो कागज पर हुआ है, वो पटना में पड़ा हुआ है कागज, जनता के बीच में तो कुछ ही नहीं है। जनता से अगर हम जाकर के पूछते हैं तो जनता कहे कि भैया हम आपके सामने खड़े हैं। नीतीश जी तो कहते हैं हमने साड़ी बांटा है। आपके क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मेडिकल कॉलेज शायद बन के तैयार हो चुका है जैसा कि दावा है। वो तो आए थे, मोदी जी भी उद्घाटन करने के लिए बिहार में, करके चले गए, वहाँ एकदम खाली ज़मीन था, वो शिलान्यास के बजाय उद्घाटन करके चले गए। वही स्थिति भी यहाँ है। यहाँ तो 200 कॉलेज का है। अभी हमारे जानने में कम से कम आप जाएंगे किसी सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ पूरा बोर्ड लगा, वो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हमने ये काम करा दिया है। और पब्लिक प्लेस पर न कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई उर्दू कॉलेज है, न कोई हिंदी कॉलेज है, बस केवल कहने। आपने राजनीति में शुरुआत कहाँ से की और कांग्रेस ही क्यों चुना? मैं जब यहाँ से पढ़ने के लिए इंटर में या BHU में गया पढ़ने के लिए, तो उस टाइम लगा कि कांग्रेस अच्छी काम करती है। और उस टाइम इंदिरा गांधी तो थी नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी का कुछ सिद्धांत हमको बहुत पसंद था। और वही नहीं, ये कहेंगे कि इंदिरा परिवार का सारा सिद्धांत, सारा आइडियोलॉजी हम लोगों को पसंद है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि 4000 किलोमीटर कोई पैदल चला। और सबसे बड़ी कमी मीडिया लोगों की है कि आप लोग उसको सही तरीके से दिखाते भी नहीं हैं। आप लोगों को उस पर थोड़ा सा जो विपक्षी पार्टी है उस पर भी थोड़ा कवर करना चाहिए था। प्रशांत किशोर को आप किस दृष्टि से देखते हैं? प्रचार में लगे थे। क्या लग रहा है कि आपके मुकाबले में वो आगे रहेंगे? उनके पार्टी का तो कुछ नहीं। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हमारी पार्टी को तरक्की अच्छी कर रही है और आने वाले चुनाव में बहुत बढ़िया करेगी और हम लोग सरकार